हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन एडुक्रोन। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको 6 to 12 का सारा कंटेंट मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो कैसे हैं आप सब, कैसी प्रिपरेशन चल रही है आपके एग्जाम्स की, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, हम पूरी की पूरी ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए लाइक अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या मैथमेटिक्स, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपके ज्यादा से ज्यादा डाउट्स क्लब हो जाएंगे तो हम एक गूगल मीट क्लास रख लेंगे आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। ओके, और हमें कमेंट से बताइए आपका रूटीन क्या चल रहा है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी से चल रही है या नहीं, आप ज्यादा टेंशन तो नहीं दे रहे अपने बोर्ड एग्जाम्स की, और क्या आपका डेली रूटीन रहता है और आपका लाइफ स्टाइल रहता है। कोई भी आपको स्ट्रेस या परेशानी है तो प्लीज हमें बताइए, हम पूरी की पूरी ट्राई करेंगे आपसे पर्सनल कांटेक्ट करने की। ओके, तो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे नेशनल इनकम के क्वेश्चन आंसर्स, फिर हमने डिस्कस किए थे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के क्वेश्चन आंसर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला चैप्टर था उसके क्वेश्चन आंसर्स। तो बहुत सिंपल होने वाला है आज का वीडियो। इसको देखने से पहले प्लीज जो हमारा पहले वाला वीडियो था जिसमें हमने वन शॉट वीडियो को एक्सप्लेन किया था, प्लीज वो भी अच्छे से देखिएगा, तभी आप ये वाला वीडियो अच्छे से कर पाओगे और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इस वीडियो को करने में, क्योंकि उससे ही लिंक करता है जो हमारा वन शॉट वाला वीडियो था। और आप किसी और चैप्टर में डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये जो हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स है ये बहुत ज़्यादा इजी कंसेप्ट है, ये प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक हो जाता है, तो आपको इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं इसमें। मेन जो प्रॉब्लम आती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है स्टूडेंट्स को, और 11th क्लास की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है, स्टैटिस्टिक्स में आती है। वो थोड़ा प्रैक्टिकल पोर्शन है, बट अगर हम इसकी बात करें हमारी 12th क्लास की, तो इंडियन इकोनॉमिक्स तो बहुत ईजी कंसेप्ट है, उसमें स्कोर करना बहुत ईजी है अगर आप अच्छे से लेंथी आंसर और अच्छे से अपनी एक्सप्लेनेशन करोगे तो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और इस वीडियो को देखने से पहले हमारा जो पहला वाला वीडियो था वन शॉट का, उसको देखिएगा, तभी आपको ये वाला वीडियो के कंसेप्ट अच्छे से समझ आएंगे। लेट्स स्टार्ट। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड इनफॉर्मलाइजेशन क्वेश्चन एंड आंसर्स। वीडियो को देखने से पहले प्लीज हमारा लास्ट वीडियो देखिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, तभी आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ आएगा। जो हमारा एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ और इनफॉर्मलाइजेशन की वन शॉट वीडियो चली है उसमें हमने पूरे 1 आवर में पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया, उसको प्लीज अच्छे से देखिएगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज अ वर्कर। इसमें हमने पूछा है हु इज अ वर्कर, तो ये जनरली क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का कैरी करता है, ये वाला क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, तो इसको आपको अच्छे से करना है। राइट, क्वेश्चन है हु इज अ वर्कर। आंसर इज वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज डूइंग सम प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट टू अर्न अ लिविंग। वर्कर एक ऐसा इंसान है जो कोई प्रोडक्टिव काम कर रहा है अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए। अपनी लिविंग होती है फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, उसको अचीव करने के लिए अगर कोई भी इंडिविजुअल कोई प्रोडक्टिव काम कर रहा है, अपनी प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट में एंगेज है, कोई भी काम करता है, टीचर है या डॉक्टर है या इंजीनियर है, कुछ भी काम करता है, तो उसको हम कहेंगे वर्कर। किसी भी प्रोडक्टिव काम में एंगेज है वो एक ऐसा इंडिविजुअल। तो वर्कर की डेफिनेशन यही है, इट इज एन इंडिविजुअल हु इज एम्प्लॉयड इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग। ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आपको एज इट इज डेफिनेशन लिख के आनी है, या आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, बट उसकी जो मीनिंग है इस लाइन का वो चेंज नहीं होना चाहिए, और आपके 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। और ये जनरली क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, हु इज अ वर्कर। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन वर्कर पॉपुलेशन रेशो। हमें बताना है वर्कर पॉपुलेशन रेशो का क्या मीनिंग था। ये वाला कंसेप्ट हमने अपने वन शॉट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो प्लीज उसको देखिएगा इसको देखने से पहले। Worker population ratio is equal to workforce upon total population into 100. Worker population ratio is the percentage of total population who is actually participating
In productive activities, it is also called worker population ratio. It indicates the employment situation of the country. A higher ratio means that more population of a country is actively contributing to the production of goods and services of the country. तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का मतलब है, पहले इसका इन्होंने फॉर्मूला डिफाइन किया गया है. तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का फॉर्मूला होता है, इसको हम डिनोट करते हैं वीपीआर से. इसका फॉर्मूला होता है वर्कफोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100. वर्कफोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100. ओके. और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का मतलब है ऐसे लोग जो एक्चुअली प्रोडक्टिव एक्टिविटी में एंगेज्ड है या जो एक्चुअली लोग काम कर रहे हैं. तो इसमें हमने वो वाले लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए जो एम्प्लॉयमेंट में एंगेज नहीं है. राइट. तो इसे हम कहेंगे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो. वही लोग इंक्लूड होंगे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में एंगेज्ड है. तो इसका फॉर्मूला है वर्कफोर्स अपॉन जितनी भी हमारी टोटल पॉपुलेशन है. वर्कफोर्स का मतलब ऐसे लोग जो हमारे अभी एम्प्लॉयमेंट में एंगेज्ड हैं, और नीचे आ जाएगा जो टोटल एम्प्लॉयमेंट, जितनी भी हमारी एम्प्लॉयमेंट है उसमें एंगेज्ड है. और जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमारी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो आ जाएगी. वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इंडिकेट्स द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑफ अ कंट्री. ये हमारी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को बताती है कि हमारी कंट्री एम्प्लॉय कितने लोगों को एम्प्लॉय कर रही है. जो लोग ऊपर वाली जो हमारा न्यूमरेटर में एंगेज है, मतलब वो लोग एक्चुअली एम्प्लॉयड है और उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा रही है. तो ये हमारी कंट्री का एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को बताती है. अगर हमारी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ज्यादा है तो मतलब हमारी जो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो एम्प्लॉयमेंट में एंगेज है या किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में एंगेज है. और अगर हमारी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो काफी कम आ रही है तो इसका मतलब हमारे काफी कम लोग जो है वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर एंगेज है. More population of a country is actively contributing to the production of goods and services. अगर कोई भी आदमी जो है वो किसी एम्प्लॉयमेंट में एंगेज है तो इसका मतलब यही है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में. राइट. वो कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी जीडीपी के अंदर. और जीडीपी को हम ये भी कहते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूट कर रहा है वो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्टिविटी के अंदर. राइट. तो इसे हम कहेंगे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की डेफिनेशन के अंदर. तो बहुत सिंपल था हमारी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो. वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का मतलब होता है वर्कर अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100. जितने लोग हमारे एम्प्लॉयमेंट में एंगेज हैं डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन कितनी है और इनटू 100. तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बताती है कि हमारी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कैसी है. अगर ज्यादा लोग हमारे इसमें एंगेज है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो के अंदर तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी गुड्स जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर. और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब यही है कि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी जीडीपी के अंदर. राइट. तो आई होप ये वाला मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा. और ये क्वेश्चन हमारा 3 मार्क का क्वेश्चन है. आज हम डिस्कस करेंगे 2 मार्क, 3 मार्क और 5 मार्क के क्वेश्चंस. राइट. तो 2 मार्क का हमने लास्ट में डिस्कस किया था, हु इज अ वर्कर. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो. तो 2-3 मार्क्स के हम कवर कर चुके हैं. अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे फर्दर वो उसमें हम 5 मार्क के भी कवर करेंगे और 2-3 मार्क के एडिशनल क्वेश्चंस भी देखेंगे. तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए. आर द फॉलोइंग वर्कर्स अ वर्कर, अ बेगर, अ स्मगलर, अ गैमलर और वर्कर. इनमें पूछा है कि ये जो लोग हैं, आपको जो लिस्ट दी हुई है उसमें इनमें से कौन से ये क्या ये वर्कर्स हैं. तो वर्कर एक ऐसा इंडिविजुअल है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी जीडीपी के अंदर या कोई ऐसा प्रोडक्टिव काम कर रहा है जिससे उसकी लिविंग अर्न हो रही है. राइट. तो इसमें मेन फोकस ये कि वो एक प्रोडक्टिव काम कर रहा है. राइट. तो इसमें ये है कि बेगर, बेगर कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करता, वो दूसरों से मांगता है तो वो खुद कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हमारी जीडीपी के अंदर. एक स्मगलर है, वो कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी में एंगेज नहीं है, वो ड्रग्स की स्मगलिंग करता है या वो किसी और चीज की स्मगलिंग करता है तो वो ऑब्वियसली किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में एंगेज नहीं है. और कोई गैमलर है, गैमलर का मतलब वो सट्टा खेलता है तो फिर ऑब्वियसली वो एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है. राइट. तो ये फॉलोइंग जो हमारी हमें लिस्ट दी गई है उनमें से कोई भी हमारा वर्कर के अंदर एंगेज नहीं है. तो इसका आंसर हम रीड करेंगे. नो, दे आर नॉट वर्कर्स बिकॉज दे आर नॉट एंगेज इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी. वो किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में एंगेज नहीं है तो हम इसको वर्कर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे. तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. व्हाट इज द शेयर ऑफ वुमेन इन द रूरल वर्कफोर्स.
वुमेन का शेयर कितना है हमारा रूरल वर्कफोर्स, मतलब जितने भी हमारे रूरल लोग हैं जो वर्कफोर्स में एंगेज हैं, जो काम कर रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ रूरल लोगों की बात की गई है। दो टाइप की हमारी पॉपुलेशन होती है, एक होती है हमारी रूरल पॉपुलेशन और एक होती है हमारी अर्बन पॉपुलेशन। रूरल पॉपुलेशन का मतलब जो हमारी पॉपुलेशन गाँव या विलेजेस के अंदर रहती है, और अर्बन का मतलब जो सिटीज के अंदर रहती है। तो इससे बोला है कि रूरल वर्कफोर्स के अंदर शेयर ऑफ वुमेन क्या है। रूरल के अंदर भी दो टाइप के हमारे शेयर्स होंगे, एक शेयर होगा हमारा मेन का और एक शेयर होगा हमारा वुमेन का। तो वुमेन का शेयर रूरल पॉपुलेशन के अंदर कितना है? वुमेन वर्कर्स कॉन्स्टिट्यूट 1/3 ऑफ द रूरल वर्कफोर्स। तो वुमेन वर्कफोर्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है 1/3। रूरल वर्कर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन पूरी रूरल के अंदर वुमेन का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/3 आ जाता है, वुमेन या फिर फीमेल वर्कर्स का, राइट। तो इसका यही आंसर है कि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/3 है। और बाकी जितना कॉन्ट्रीब्यूशन बचा हमारा वो हो जाएगा हमारा 1 - 1/3 हो जाएगा कितना? 2/3। तो 2/3 कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा मेंस का है और 1/3 कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा वुमेन्स का है। इसमें मेन का कॉन्ट्रीब्यूशन इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पे जो एक्टिविटीज होती हैं रूरल के अंदर वो मेनली एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है, और एग्रीकल्चर में थोड़ी सी ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए। तो लोग ज्यादा ऐसा मानते हैं कि वुमेन के अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ कम होती है, इसलिए उनको इतनी प्रोडक्टिव काम और चीजें नहीं दी जाती। तो ज्यादा शेयर मेन का इसलिए ज्यादा है इन सब एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज में, राइट। तो ये क्वेश्चन आपका जनरली कंप्लीट हो चुका और ये जनरली आपका 2 मार्क्स का होता है, राइट। तो 2 मार्क का क्वेश्चन आपका ये वाला हो गया। और जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया था, आर द फॉलोइंग वर्कर्स अ बेगर, अ स्मगलर, अ गैम्बलर एंड वर्कर, तो ये भी आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन आपका कवर हो चुका है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको कवर करवा दिए। आई होप ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट इज नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स। तो जब आपको मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था ये वाला इनफॉर्मलाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि वर्कर्स की भी थोड़ी सी कैटेगरीज होती है। तो वर्कर्स की कैटेगरीज होती है हमारे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज और कैजुअल वेज वर्क। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज का मतलब है ऐसे लोग जो रेगुलरली सैलरी पा रहे हैं, उनको सारे के सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड हो रहे हैं। जो भी किसी कंपनी के एम्प्लॉय को बेनिफिट प्रोवाइड किए जाने चाहिए उनको सारे के सारे बेनिफिट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो वो आ जाएगा हमारा रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज के अंदर, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज। और ये आ जाएगा कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स का मतलब होता है एक ऐसे वर्कर्स जो जिनको कैजुअली काम मिलता है, उनको कोई प्रोडक्टिव, वो किसी जॉब के अंदर एंगेज नहीं है, बट वो कैजुअली काम करते रहते हैं। उनको जहां जिस समय पे काम मिल गया वो कर लेते हैं, राइट। तो कुछ वर्कर्स होते हैं हमारे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज जो रेगुलरली किसी कंपनी के अंदर एंगेज है अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए, और कुछ होते हैं हमारे कैजुअल वेज वर्क जिनको कोई ऐसा जरूरी नहीं कि कुछ काम मिलेगा, बट वो किसी किसी टाइम पर उनको जो काम मिल जाता है वो कर लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स हैं हमारे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज और कैजुअल वेज वर्क या सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स का मतलब वो खुद ही एंगेज है, वो किसी के अंदर काम नहीं कर रहे हैं। तो कैजुअल वर्कर्स जो होते हैं वो हमारे मेनली सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, क्योंकि वो किसी एक्टिविटी के अंदर, वो किसी के अंदर काम नहीं करते, किसी के अंडर काम नहीं करते, बट वो खुद से ही एंगेज है। लाइक एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन किसी के अंडर काम नहीं करता बट उसका खुद का ही बिजनेस है, राइट। तो वो आ जाएंगे हमारे कैजुअल वर्कर्स के अंडर। और रेगुलर सैलरीड वर्कर्स का मतलब है हमारे जो रेगुलरली सैलरी के अंदर एंगेज है या फिर रेगुलरली उनको सैलरी मिल रही है अपने प्रोडक्टिव काम को करने के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका कवर हो गया। तो आपको इन दोनों, अगर आपको एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क का आ जाता है तो आपको इन दोनों चीजों का नाम देना है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज का और कैजुअल वेज वर्क, और इसका मीनिंग बताना है कि एक लाइन का एक्सप्लेन कर देना। और अगर ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क का है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसका मीनिंग लिखना है कि 2 टाइप्स ऑफ वर्कर्स ये है कि रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज है एक, और एक है कैजुअल वेज वर्क या सेल्फ एम्प्लॉयड। कैजुअल वेज वर्क को हम सेल्फ एम्प्लॉयड कहेंगे, और रेगुलर सैलरीड का मतलब वो किसी के अंदर एंगेज है अपने लिविंग को अर्न करने के लिए, राइट। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन आपका जनरली 2 से 3 मार्क्स कैरी करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई व्हाट इज द शेयर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ग्रेटर इन द रूरल एरियाज। तो इससे पूछे कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड का शेयर, दो टाइप की हमारी एम्प्लॉयमेंट होती है, एक होती है हमारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक होती है हमारी वेज एम्प्लॉयमेंट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है हमारा जो आदमी खुद से ही एम्प्लॉयड है, राइट, वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहा, बट उसका खुद का ही बिजनेस है, जो वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है वही उसके लिए इनकम हो जाती है। और वेज एम्प्लॉयमेंट का मतलब है वो किसी के अंडर काम कर रहा है, किसी इंडिविजुअल के अंडर काम कर रहा है अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए, राइट। तो वेज एम्प्लॉयमेंट के अंडर आ जाएगा हमारा वो लोग जो हमारे किसी के अंडर या किसी कंपनी के अंडर जॉब करते हैं अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का शेयर हमारा रूरल एरियाज के अंदर ज्यादा क्यों है? दो टाइप के हमारे होते हैं, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज। तो रूरल एरियाज में क्या होता है, मेनली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हमारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंडर आएंगी। एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं है कि वो आदमी जो है वो किसी के अंडर जॉब कर रहा है, बट उसका खुद का ही बिजनेस है, जो उससे इनकम अर्न हुई वो उसकी इनकम हो जाती है, राइट, वो उसकी लिविंग अर्न होती है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि एग्रीकल्चर हमारा एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। तो एग्रीकल्चर हमारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। रूरल एरियाज, रूरल जो वर्कर्स होते हैं वो ऑब्वियसली विलेजेस के अंदर अगर रहेंगे तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एंगेज होंगे और एग्रीकल्चर में एंगेज होंगे। और एग्रीकल्चर किसी जॉब का पार्ट नहीं है, वो वेज एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं है, बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। तो इसलिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का शेयर जो होता है ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो रूरल एरियाज के उसमें एंगेज है हमारी एग्रीकल्चर के अंडर, राइट। तो इसका आंसर हम रीड करते हैं। The share of self-employment is greater in rural areas because majority of those depending upon farming own plots of land and cultivate independently. इसका मतलब यही है कि जो रूरल एरियाज के अंदर लोग रहते हैं वो फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं, और फार्मिंग के अंदर उनके पास खुद के उनके लैंड होते हैं और वो उसकी कल्टीवेट करते हैं उसको इंडिपेंडेंटली, अलग से उसके थोड़े थोड़े लैंड होते हैं, राइट, वो उनके लैंड होते हैं और वो कल्टीवेट करते रहते हैं उसको अलग से। मतलब अगर किसी का ए आदमी का अलग से लैंड है, बी का अलग से लैंड है, ए आदमी बी के वाले के लैंड में नहीं घुसेगा और बी ए वाले के में नहीं घुसेगा। तो ये अपने अपने में ही रहते हैं और इनका जो इनको प्रॉफिट अर्न होता है ये खुद से ही उसको कंज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो ये था हमारा इसका मीनिंग कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का शेयर हमारा इसलिए ज्यादा है क्योंकि ज्यादा ज्यादा लोग जो है हमारे रूरल एरियाज के अंदर वो हमारे एग्रीकल्चर के अंदर एंगेज्ड हैं, और एग्रीकल्चर के अंदर उनको अपने खुद के प्लॉट्स हैं लैंड के और वो अपने आप कल्टीवेट करते रहते हैं। तो इसलिए हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का शेयर ज्यादा है रूरल एरियाज के अंदर। ये क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क कैरी करता है। लेट्स, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री इन द रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज के अंदर हमारी जितने लोग इंडस्ट्री के अंदर एंगेज हैं, इंडस्ट्रीज में आ जाएगा हमारा 3 टाइप की हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं। एक होती है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री जो होती है हमारी, इसका शेयर आपको थोड़ा थोड़ा लर्न करना है इन तीनों इंडस्ट्रीज का कि रूरल एरियाज में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है और अर्बन एरियाज में इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में 64.1% लोग जो है वो एंगेज्ड है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में 20.4% लोग एंगेज्ड हैं, और टर्शरी सेक्टर में हमारे 15.55% लोग एंगेज्ड हैं। तो अगर रूरल एरियाज का कोई डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए इंडस्ट्रीज की तो आपको ये डाटा लर्न करना है। 64.1%, 20.4% एंड 15.5%। और प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर होते क्या है? प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है मेनली एग्रीकल्चर का सेक्टर, वहां पर मेनली प्रोडक्शन होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, राइट। तो इसमें आ जाएगा हमारा एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड माइनिंग हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ जाएगा हमारा जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चर करता है गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर, जिनकी खुद की इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अकर हो रहा है, वो आ जाएगा सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। और टर्शरी सेक्टर के अंदर आ जाएगा मेनली सर्विसेज। हमारी सर्विसेज होती है बैंकिंग की, इंश्योरेंस की,
ये वाली हमारी सारी सर्विसेज होती हैं। तो अगर हम सर्विसेज की बात करें टीचिंग की, तो ये सब सर्विसेज होती है हमारे टर्शियरी सेक्टर के अंदर आती हैं। तो आप देखोगे कि जो कंट्रीब्यूशन है रूरल एरियाज के अंदर जो लोग हैं मेनली वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर ज्यादा एंगेज है। प्राइमरी सेक्टर के अंदर इसलिए एंगेज है क्योंकि जो रूरल एरियाज होते हैं उसमें एग्रीकल्चर में ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है उनका, वहाँ पे उनके पास खुद के प्लॉट्स हैं लैंड के, तो उस पर वो कल्टीवेट करते रहते हैं, उनका शेयर उस पर ज्यादा है। सेकेंडरी में थोड़े से कम एंगेज है और टर्शरी में तो बहुत ज्यादा ही कम एंगेज है, क्योंकि टर्शरी सेक्टर में मेनली सर्विसेज है और सर्विसेज को करने के लिए उनको थोड़ी सी क्वालिफिकेशन चाहिए और रूरल एरियाज के अंदर थोड़ी सी क्वालिफिकेशन कम होती है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज, क्योंकि वो लिंक नहीं होते हमारे किसी सिटी से, और सिटी के लोग थोड़े से ज्यादा उनको नॉलेज होती है हर चीज की, राइट। और सेकेंडरी सेक्टर जो है मैन्युफैक्चरिंग वो बीच का सेक्टर है, उसका शेयर है 20.4%। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है, ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया और आपको ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क का आता है एग्जाम में। आप इतना डाटा लिखोगे और आपको 3 मार्क मिल जाएंगे। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डज जॉबलेस ग्रोथ टेक प्लेस? जॉबलेस ग्रोथ का क्या मीनिंग होता है? जॉबलेस ग्रोथ मीन्स व्हेन अ कंट्री प्रोड्यूसेस मोर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। तो जॉबलेस ग्रोथ का मतलब होता है कि ग्रोथ तो हो रही है हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की, गुड्स एंड सर्विसेज की ग्रोथ हो रही है, मीन्स हमारी प्रोडक्शन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, बट उससे एम्प्लॉयमेंट अकर नहीं हो रही है, तो उसको हम नाम देते हैं जॉबलेस ग्रोथ का, राइट। ग्रोथ है बट जो आदमी है वो जॉबलेस है, प्रोडक्शन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, हमारी जीडीपी बढ़ रही है, हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, बट हमारी जॉब्स नहीं अकर हो रही, लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अकर हो रही है, तो उसे हम कहेंगे जॉबलेस ग्रोथ। हमारी जॉबलेस ग्रोथ हमारी अकर कब होती है? Jobless growth may take place when the country produces more goods and services without generating employment. तो हमारी जब गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा फोकस होता है एज कम्पेयर टू एम्प्लॉयमेंट, तब हमारी जॉबलेस ग्रोथ अकर हो जाएगी। तो ये था इसका क्वेश्चन का मीनिंग। ये क्वेश्चन भी आपका जनरली 2 मार्क कैरी करता है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। तो कैजुअलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? एक होता है हमारा कैजुअलाइजेशन और एक होता है हमारा इनफॉर्मलाइजेशन। इसमें पूछा है हमारा कैजुअलाइजेशन का मतलब। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स मीन्स मूवमेंट फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रेगुलर सैलरीड टू कैजुअल वेज वर्क। कैजुअलाइजेशन का मतलब है अगर कोई आदमी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर एंगेज है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब वो खुद से ही हमारा काम कर रहा है, मीन्स एक बिजनेसमैन है, उसको खुद से ही प्रॉफिट मिल रहा है, वो किसी कंपनी के अंदर एंगेज नहीं है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंडर आ जाएगा। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंडर एंगेज है, ये रेगुलर सैलरी है, उसको रेगुलरली सैलरी मिल रही है अपनी कंपनी की तरफ से, वो स्विच कर लेता है कैजुअल वेज वर्क। कैजुअल वेज वर्क का मतलब होता है वो किसी ऐसे काम पे एंगेज रहता है जिसको वो परमानेंट काम नहीं है, जिसको वो काम मिल गया जिस टाइम पे वो तब वो ले लेगा। तो अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर सैलरी से हमारी मूवमेंट होती है कैजुअल वेज वर्क से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरी से हमारी मूवमेंट होगी कैजुअल वेज वर्क। कैजुअल वेज वर्क तो हमारा आ जाएगा हमारा कैजुअलाइजेशन, राइट। और इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब है हमारे 2 टाइप के सेक्टर्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जब हमारा इनफॉर्मल सेक्टर का शेयर राइज हो जाता है पूरी कंट्री की जीडीपी के अंदर, उसे हम कहेंगे इनफॉर्मलाइजेशन, राइट। फॉर्मल सेक्टर को हमारे सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक फ्रिंज बेनिफिट्स, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड और अच्छी सैलरी मिलती है। इनफॉर्मल के अंदर ये सब नहीं होता। तो जब इनफॉर्मल का शेयर हमारा इंक्रीज हो जाता है पूरी की पूरी एम्प्लॉयमेंट के अंदर, उसे हम कहेंगे इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। और दोनों चीजों की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से करनी है, इनफॉर्मलाइजेशन की भी और कैजुअलाइजेशन की भी। तो आप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज करके आना, ओके। तो ये क्वेश्चन भी आपका जनरली 2 मार्क्स कैरी करता है। ये क्वेश्चन जो हम आपको डिस्कस कर रही है 2 मार्क के क्वेश्चन ही चल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें पूछा है अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग। तो unemployment is a situation in which a person who is willing to work at the prevailing wage is unable to find jobs. Unemployment का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन
जिसमें जो आदमी है वो काम करना चाहता है उस वेज रेट पे भी जिसमें हमें कंपनी सैलरी प्रोवाइड करना चाहती है, बट उसको जॉब प्रोवाइड नहीं हो रही है, तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन हु इज विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज इज अनेबल टू फाइंड जॉब्स। वो काम करना चाहता है आदमी, प्रिवेलिंग जो वेज रेट चल रही है मार्केट में, बट उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो उस सिचुएशन को हम कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क कैरी करता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम मूव करते हैं। Suggest one way to resolve the problem of unemployment. Suggest one way to suggest the problem of unemployment in rural areas too. तो इसमें पूछा है कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक मेथड बताना है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इसमें मेनली रूरल एरियाज का पूछा है कि वहां पे हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर है गवर्नमेंट कैन आइडेंटिफाई एंड प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज इन सेमी रूरल एरियाज जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है उसको आइडेंटिफाई कर सकती है, और आइडेंटिफाई करने के बाद वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकती है और अपने थोड़े से कैंपेन्स लॉन्च कर सकती है। लाइक गवर्नमेंट ने, हमने चैप्टर में पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट वाले कि कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए हैं हमारी एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। लाइक हमारे कैंपेन्स थे स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण योजना, राइट, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो ये सब कैंपेन्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए गए हैं। तो गवर्नमेंट एक ऐसी प्लेस को आइडेंटिफाई कर सकती है जहाँ पे बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर सकती है और वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि यहाँ पे अर्बन एरियाज को पॉपुलेशन नहीं को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी और सिर्फ ये रूरल एरियाज के लोगों के लिए। तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऐसे सॉल्व हो सकती है और हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो सकती है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका क्लियर। ये क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क का था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ एक्ट्स लॉन्च किए थे, उसमें से एक एक्ट था NREGA, इसका नाम था नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसमें बताना है कि गवर्नमेंट का इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। ये आया था हमारा 2005 में। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट motive is to provide 100 days of guaranteed wage employee to all the rural households who do unskilled manual work. तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का मतलब होता है, इनका मेन मोटिव है कि 100 डेज ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। गारंटीड डेज ऑफ हमें वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है जो रूरल लोग रहते हैं वहाँ पे उनको, और उनको ट्रेनिंग देती है कि वो स्किल्ड मैनुअल वर्क को करें, क्योंकि वो थोड़े से अनस्किल्ड होती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो स्किल्ड मैनुअल वर्क को ले। तो इसका मेन मोटिव यही है कि हमें 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है रूरल हाउस को। इनका मेन फोकस होता है हमारा रूरल हाउस और रूरल एरियाज को हमें रूरल जो हाउस होल्ड है उनको थोड़ी सी स्किल ट्रेनिंग देनी है ताकि वो अपना अनस्किल्ड जो काम है वो अच्छे से कर पाए, राइट। तो इसका यही ऑब्जेक्टिव है नरेगा का। ये हमारा एक्ट आया था 2005 के अंदर। इट इज टू प्रोवाइड 100 डेज, हमने 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है और वो एम्प्लॉयमेंट हमारी वेज होनी चाहिए, जो वो काम कर रहे हैं उनको उसके बदले में सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए। रूरल हाउस होल्ड्स को जो वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, जो हमारे अनस्किल्ड मैनुअल वर्क है जिसमें थोड़ा सा दिमाग नहीं चाहिए और उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए फिजिकल, वो करना चाहते हैं, तो हम उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं इस एक्ट के द्वारा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो ये वाला क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क कैरी करता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Why it is important to study about the working people? ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसका चैप्टर पढ़ तो रहे हैं एम्प्लॉयमेंट का, बट अगर हमें पता ही नहीं कि ये पढ़ना जरूरी क्यों है वर्किंग लोगों के बारे में, तो उसका कोई मोटिव नहीं रह जाता। तो हमें वर्किंग लोगों के बारे में पढ़ना जरूरी क्यों है कि कितने लोग हमारे एम्प्लॉयमेंट में एंगेज हैं, कितने लोग हमारे एम्प्लॉयमेंट में एंगेज नहीं है, ये हमारे लिए जानना जरूरी क्यों है। It is important to study about the working people to understand the quality and nature of the employment in the country. ये हमारे लिए इससे जरूरी हो जाता है क्योंकि हमें पता लगाना है कि हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कैसी चल रही है, क्योंकि अगर हम अभी स्टडी कर रहे हैं तो हमें भी आगे कुछ टाइम पे जॉब करनी होगी
और हमें बहुत जरूरी है जानना कि हमारी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कैसी चल रही है। टू फैसिलिटेट प्लानिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, हमें ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं, हमारी कंट्री का ह्यूमन रिसोर्स हम है, तो हमें उसकी प्लानिंग करनी है कि कितनी अभी उसकी एम्प्लॉयमेंट चल रही है, कितनी एम्प्लॉयमेंट अभी बाकी है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को प्लान कर पाएंगे। एंड एनालाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स और सेक्टर्स हैं उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारा नेशनल इनकम के अंदर, क्योंकि हमारे जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे नेशनल इनकम के अंदर। डिफरेंट सेक्टर्स में आ जाएंगे हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में आ जाएंगे हमारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। लाइक हमारा कंट्रीब्यूशन, अगर केरला बहुत हमारा डेवलप्ड कंट्री है, सिटी है, तो स्टेट है, तो वहाँ पे उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू डिफरेंट और स्टेट्स लाइक हरियाणा। तो उसका हमें कंट्रीब्यूशन जानना है कि किस स्टेट का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है नेशनल इनकम के अंदर। एंड एड्रेस सोशल इश्यूज, हमारे जो सोशल इश्यूज है उनको भी एड्रेस करना है, सच एज एक्सप्लोटेशन ऑफ बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो हमारे बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको जो एक्सप्लोइट किया जा रहा है और जो हमारी चाइल्ड लेबर हो रही है उसको भी हमें एड्रेस करना है, राइट। एक्सप्लोटेशन ऑफ बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी और चाइल्ड लेबर को हमें एक्सप्रेस करना है हमारी इस स्टडी से। तो हमारे लिए वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमें जानना है कि हमारी प्लानिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इसके पॉइंट्स लिखवा देती हूँ मैं आपको। इसका पॉइंट फर्स्ट है कि हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लानिंग क्या चल रही है। जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन चल रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, सोशल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए एड्रेस सोशल इश्यूज। तो इसलिए हमारा जरूरी हो जाता है वर्किंग पीपल की स्टडी को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। आपको एग्जाम में ये वाला क्वेश्चंस को पहले आपको लिखना है हेडिंग को, तब उसको एक एक पॉइंट में एक्सप्लेन करना है। पहले हेडिंग को आपको ऐसे लिखना है, लाइक हमारी फर्स्ट हेडिंग है ह्यूमन रिसोर्स फैसिलिटेट प्लानिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, राइट। तो आपको यहाँ पे लिखना है प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आपको ये सब लिखना है पहले, और उसको आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से आपके पैराग्राफ आएगा, राइट। आपको ऐसे प्रेजेंट करना है आपके एग्जाम्स में, और आपको यहाँ पे 2 लाइन्स खींचनी है, 2 मार्जिन लाइन्स। आपको नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स लिखना है, राइट। तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, आपको इसको ऐसे एक्सप्लेन करना है। और आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा सोशल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, तो उसको भी आपको ऐसे लिखना है, राइट। सोशल इश्यूज, और किसी भी उसके अंदर आपको डबल लाइन खींचनी है किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन का मीनिंग। ये क्वेश्चन आपका जर्नी 3 मार्क कैरी करता है और आपको बहुत अच्छे से करना है। आई होप ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाई आर वुमेन एम्प्लॉयड इन द लो पेड वर्क।
इसमें बोल रहा है कि वुमेन हमारे लो पेड वर्क में इतनी ज्यादा एम्प्लॉयड क्यों रहती है, अगर उनको सैलरी कम मिल रही है फिर भी वो एम्प्लॉयड क्यों रहती है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और अगर वो उसी सेम लो पेज में अगर कोई मैन होगा तो वो अपनी जॉब लीव क्यों कर सकता है। उसका रीजन पूछा है कि ऐसा क्यों होता है। वुमेन आर एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। तो इसका फर्स्ट रीजन बताया है हमारा कि हमारी जो वुमेन होती है हमारी लो पेड वर्क में इसलिए एंगेज है। फर्स्ट इज द डिविजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वुमेन due to historical and cultural reasons. Literacy rate and skill formation is low among the women. Legal protection of women is merged. तो इसमें फर्स्ट रीजन बताया है कि हमारा रेट्स होता है लेबर का, अगर हम देखते हैं कि मैन और वुमेन में जो रेट होता है, जो उनको पर पीस के अकॉर्डिंग या पर आवर के अकॉर्डिंग जो रेट मिलता है वो जनरली वुमेन का कम होता है। अगर किसी फैक्ट्री में 1 घंटे का काम करने में मैन को अगर 100 रुपीज मिल रहे हैं तो वुमेन को वहां पे 80 रुपीज मिलेंगे। तो इसलिए जो वुमेन होती है लो पेड के अंदर इंप्लॉय हो जाती है। तो इसका फर्स्ट रीजन तो इन्होंने ये दिया है कि जो हमारी लेबर का डिस्ट्रीब्यूशन है या तो उनको पर पीस या पर आवर के अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है वो जनरली वुमेन की कम होती है एज कम्पेयर टू मेन। तो फर्स्ट रीजन आ जाएगा ये। नेक्स्ट इज कल्चरल रीजन में है हमारा लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट एंड स्किल फॉर्मेशन। तो जो हमारी लिटरेसी रेट होती है और जो स्किल फॉर्मेशन होती है वो हमारी जर्नी वुमेन की कम होती है एज कम्पेयर टू मैन। वो स्किल और लिटरेसी से डेवलप नहीं कर पाते क्योंकि उनकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग उनकी ऐसी इमेज बनी हुई है कि वो इन सब कामों के लिए इतनी सही नहीं है, स्किल्ड चीजों के लिए, और इसलिए वो लो पेड के अंदर भी काम करने के लिए रेडी हो जाती है। अमंग लीगल प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन हु फाइंड जॉब्स एंड देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी। और ये भी होता है कि कई बार जो वुमेन होती है उनके पास जॉब सिक्योर भी नहीं है फिर भी वो जॉब करने के लिए रेडी हो जाती है, उनको कम सैलरी भी प्रोवाइड की जा रही तभी भी वो काम करने के लिए रेडी हो जाती है। तो इसमें अगर हम डाटा की बात करें तो 73 लाख हमारी वुमेन एंगेज थी, उसमें 30 लाख वुमेन हमारी इनफॉर्मल सेक्टर में एंगेज थी जिसमें कोई भी जॉब सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड नहीं की जा रही थी, और 43 लाख हमारी फॉर्मल सेक्टर के अंदर एंगेज थी। और फॉर्मल सेक्टर वाली हमारी सिर्फ और सिर्फ 6% कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है हमारी इनफॉर्मल सेक्टर वाली के अंदर। और फीमेल और मेल को दोनों को अगर हम मिला देंगे तो हमारी 31.6% ऑफ द वर्कफोर्स कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है हमारी जीडीपी के अंदर, राइट। तो इसका फर्स्ट रीजन था कि हमारी वुमेन इसलिए एंगेज है लो पेड जॉब्स के अंदर। फर्स्ट था कि हमारा लिटरेसी रेट कम है। तो आपको यहाँ पे लिटरेसी रेट की डेफिनेशन डालनी है, हेडिंग डालनी है आपको लिटरेसी रेट, और उसको ऐसे एक्सप्लेन करना है पॉइंट्स के अंदर, और इसको आपको डबल लाइन्स लिखनी है नीचे। फर्स्ट था हमारा लिटरेसी रेट का पॉइंट, फर्स्ट था कि सेकंड था कि हमारी लो स्किल फॉर्मेशन, जो स्किल फॉर्मेशन और जो हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है वो भी हमारी वुमेन की कम होती है एज कम्पेयर टू मेन। तो स्किल फॉर्मेशन हमारा ये आ जाएगा, राइट। तो हमारे दो पर्टिकुलर इसमें हमारी रीजंस हो गए। तो ये था आपका क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपका 3 मार्क कैरी करता है। 2 मार्क तो आपको रीजंस देनी है कि ऐसा क्यों हुआ कि वुमेन हमारी लो पेड के अंदर भी काम करने के लिए रेडी हो जाती है। और थर्ड आपको डाटा एक्सप्लेन करना है कि जो इसमें डाटा दिया हुआ है कि 73 लाख एंगेज थी हमारी वुमेन, इसमें 30 लाख हमारी इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर एंगेज थी, 43 लाख हमारी फॉर्मल सेक्टर के अंदर एंगेज थी। और फॉर्मल सेक्टर वाली हमारी 6% कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है इनफॉर्मल सेक्टर का, और फीमेल और मेल की वो दोनों काउंट कर दी 31.6% ऑफ द वर्क फोर्स, राइट। तो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया और बहुत सिंपल क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल इन वेरियस इंडस्ट्रीज एंड इट्स स्टेटस। हमें बताना है कि इंडस्ट्रीज के अंदर जो हमारी एम्प्लॉयमेंट चल रहा है लोगों का, कि कितने लोग हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर एम्प्लॉयड है और कौन सी इंडस्ट्रीज में कितने लोग एम्प्लॉयड है, उसका हमें स्टेटस बताना है। There has been a shift from agriculture to industries in service sector in all the primary sector। तो हमारा शिफ्ट हुआ है एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज की तरफ। पहले लोग एग्रीकल्चर में एंगेज थे, फिर उन्होंने शिफ्ट किया इंडस्ट्रीज के अंदर, जो हमारी इंडस्ट्रीज होती थी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उन सब में उन्होंने शिफ्ट किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारा शिफ्ट हो गया हमारा सर्विस सेक्टर के अंदर। तो हमारा डायरेक्टली जो शिफ्ट हुआ है हमारा सर्विस सेक्टर के अंदर ज्यादा हुआ है। तो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज में हमारा शिफ्ट हुआ है,
तो हमारा जो शिफ्ट हुआ है वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज की तरफ हुआ और फिर हुआ हमारा सर्विस सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर टू सर्विस इंडस्ट्रीज, और फिर आ जाएगा हमारा सर्विस सेक्टर. All the primary sector contributes to the main source of employment of workers over the last 3 decades. Its share has decreased from 74% in 1951 to 249 in 2012 with the process of development in the country. तो हमारा क्या हुआ है कि प्राइमरी सेक्टर हमारा, हमें पता है कि मेन सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का, बट समय के साथ साथ प्राइमरी सेक्टर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे जीडीपी के अंदर वो हमारा डिक्रीज हो गया. पहले हमारा 74% था, 74% से हमारा 49% हुआ 2012 में, और उसके बाद क्या हुआ हमारा और भी कम हो गया प्राइमरी सेक्टर के कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर. तो प्राइमरी सेक्टर का डिक्रीज होता गया और हमारा जो इंडस्ट्रीज का सेक्टर है और टर्शियरी सेक्टर है उसका शेयर हमारा बढ़ता गया. ऐसा इसलिए हुआ कि हमारी डेवलपमेंट की प्रोसेस होती गई कंट्री के अंदर. द शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स. द शेयर ऑफ इंडस्ट्री इज इंक्रीज फ्रॉम 24% in that of service sector is increased from 15 to 27% during 1952. तो हमारा जो शेयर ऑफ इंडस्ट्रीज था वो 11 से 24% तक बढ़ गया और सर्विस सेक्टर का 15 से 27% तक बढ़ गया during 1952-2012. The share of distribution of workforce in the different sectors over the last 4 decades indicate that the people have moved from self-employment and regular salaries to casual wage work. तो हमारा जो शिफ्ट हुआ एग्रीकल्चर से सर्विसेज की तरफ हमें ये बताता है कि लोग जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर सैलरी से मूव हो गए हमारे कैजुअल वेज वर्क में. वो खुद पहले अंग्रेज थे या तो किसी के अंदर जॉब करते थे, बट वो उसमें शिफ्ट हो गए कैजुअल वेज वर्क में. राइट, कैजुअल वेज वर्क में उनके पास सिक्योरिटी नहीं है जॉब की और उनको जो भी काम में आ रहा है वो करे जा रहे हैं. बट उन्होंने अपना एग्रीकल्चर से पहले टर्शियरी पे शिफ्ट किया और फिर हमारा शिफ्ट किया उन्होंने सर्विसेज की तरफ. तो ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट. इसमें यही बताया कि हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल कैसे शिफ्ट हुआ है, हमारा इंडस्ट्रीज में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है और उनका स्टेटस क्या चल रहा है. स्टेटस में आपको डाटा बताना है और हमारे एक्सप्लेन में आपको थ्योरेटिकल बताना है. राइट, तो आपको पहले इसमें ऐसे लिखना है कि पहले प्राइमरी सेक्टर लिखना है, फिर उसका हमें शेयर बताना है कि पहले कितना था अब कितना हुआ. फिर आपको सेकेंडरी लिखना है, फिर आपको उसका शेयर बताना है और फिर टर्शियरी लिखना है, फिर आपको उसका शेयर बताना है. राइट, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कंप्यूट द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स. हमें बताना है कि हमारी एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस क्या चल रही है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में, कि ऑर्गेनाइज्ड में हमारे कितने लोग एम्प्लॉयड हैं और अनऑर्गेनाइज्ड में हमारे कितने लोग एम्प्लॉयड हैं. तो पहले हम बताएंगे कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का मीनिंग क्या है. Organized sector employs more hired workers. Workers get monthly salary on regular basis. Workers get additional benefits, that is the medical benefits, provident fund, gratuity fund. The number of working hours is fixed. They enjoy job security. They cannot be laid off as when the employer wants. There are certain rules and regulations. तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है ऐसा सेक्टर जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो हायर्ड है और उनको मंथली सैलरी मिलती है रेगुलर बेसिस पे. उनको सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइक मेडिकल बेनिफिट्स, हमारे प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड, तो ये सब हमें प्रोवाइड किए जाते हैं. उनके जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो हमारे फिक्स्ड होते हैं और उनको जॉब से निकाला नहीं जा सकता एक परमानेंट टाइम के बाद, और उनको काफ़ी सारे रूल्स और रेगुलेशन भी फॉलो करने पड़ते हैं. और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएगा कि दिस सेक्टर एम्प्लॉयज लेस देन 10 हायर्ड workers get wages on daily basis. Workers do not get additional benefits. The number of working hours is not fixed. They do not enjoy any job security. They can be laid off any time by the employer. No rules and regulations are followed by this sector. अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है इसमें लोग जो है वो 10 से कम होते हैं और इसमें वर्कर्स को डेली बेसिस पे सैलरी मिलती है. उनको कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलता, लाइक प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड या कोई मेडिकल बेनिफिट्स. वर्किंग आवर्स उनके फिक्स नहीं होते, जितना ज़्यादा देर वो काम करेंगे उनको पर आवर के अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है. उनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है कि वो इतने टाइम तक एंगेज है जॉब के अंदर, वो किसी भी टाइम निकाले जा सकते हैं. उनके पास कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नहीं. तो हमने एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन बता दी और बताया कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में क्या डिफरेंस है.
तो क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Workers are exploited in the unorganized sector. Do you agree in this? Give reasons and support in your answer. तो हमने इसका मीनिंग बताया कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा एक एम्प्लॉयमेंट है जिसमें लोग 10 से कम है, उनको कोई एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किए जा सकते, उनके पास कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो करने नहीं पड़ते और उनके पास कोई फिक्स नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स नहीं है. तो ऑब्वियसली उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. तो इसका हम आंसर पढ़ते हैं. Unorganized sector comprises of small and scattered units which are loudly outside the control of the organization. तो unorganized sector का मतलब ऐसे स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट जिसका कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है क्योंकि बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. नो रूल्स एंड रेगुलेशंस इज रेगुलर एंड लो पेड जॉब्स, नो प्रोविजन फॉर ओवरटाइम लीव्स एटसेट्रा, नो जॉब सिक्योरिटी इन सोशल डिस्क्रिमिनेशन. तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर बिकॉज उनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, उनके पास लो पेड जॉब्स होती है और उनको ओवर टाइम का काम किया जाता है और उनके पास कोई बेनिफिट्स नहीं होते, तो ऑब्वियसली उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है. ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन था. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट? एक्सप्लेन गिवन एन एग्जांपल. तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है? हमें पता है कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो 3 टाइप्स की होती है. उसमें आ जाएगा हमारा सीजनल एम्प्लॉयमेंट जो पर्टिकुलर सीजन्स ऑफ द ईयर में अकर होती है. फिर आ जाएगा ओपन एम्प्लॉयमेंट. ओपन एम्प्लॉयमेंट का मतलब जिसमें लोगों को काम नहीं मिल रहा है, वो करना चाहते हैं. और डिस्गाइज का मतलब जिसमें ज्यादा लोग एंगेज जितनी जरूरत है उनसे ज्यादा. तो इसका हम आंसर रीड करते हैं. इन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मोर देन रिक्वायर्ड पर्संस आर एंगेज इन अ जॉब. पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड बट एक्चुअली दे आर अनएम्प्लॉयड. वो लगता है कि वो काम कर रहे हैं, मतलब अगर किसी प्लॉट ऑफ लैंड में एग्रीकल्चर में 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है, उसमें 10 लोग काम कर रहे हैं, राइट. तो बाकी 5 लोग आइडल बैठे हैं, मेन काम वो 5 लोग ही कर रहे हैं. बट ऐसा तो अपीयर हो रहा है वो कुछ ना कुछ ऐसे लगे पड़े, बट हमें पता है कि वो अनएम्प्लॉयड है, बट वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि वो एम्प्लॉयड है. तो इस टाइप के एम्प्लॉयमेंट को जिसमें ज्यादा लोग एंगेज, जितना रिक्वायरमेंट है उससे हम कहेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. इसका हमें एक एग्जाम्पल भी देना है इस क्वेश्चन के अंदर. दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यूजुअली हैपेंस अमंग फैमिली मेंबर्स एंगेज इन एग्रीकल्चर. अगर किसी एग्रीकल्चर के अंदर फैमिली मेंबर्स एंगेज हैं, सपोज दे आर सेट मेंबर ऑफ द फैमिली, all the work requires the service of only 4 people, all the members of the family, and work in agricultural plots. Suppose the output of the field will not be declared C member removed from the process, it will be disguised in employment. तो अगर किसी प्लॉट ऑफ लैंड के अंदर 7 लोगों की रिक्वायरमेंट है, उसमें हमारे 10 लोग काम करेंगे, तो हमारे जो 3 लोग होंगे वो डिस्गाइज या अनएम्प्लॉयड होंगे. फैमिली मेंबर्स के अंदर ऐसा ज्यादातर देखा जाता है. किसी फैमिली के अंदर अगर रिक्वायरमेंट 7 लोगों की है तो उसमें 10 लोग आ जाते हैं क्योंकि वो फैमिली के पार्ट है, उनको भी दिखाना है कि हम भी एम्प्लॉयड हैं, बट वो नहीं होते एक्चुअली. तो 3 लोग हमारे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएंगे. और इस टाइप की एम्प्लॉयमेंट को हमारी मेनली एग्रीकल्चर के अंदर दिखाया जाता है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, राइट. तो ये क्वेश्चन हो गया आपका क्लियर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? तो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट का मतलब हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा, अब हम सीजनल एम्प्लॉयमेंट का मतलब पढ़ेंगे. Disguised unemployment means more than the required persons are engaged in the job. In seasonal unemployment takes place when the people are not able to find jobs during some month of the year. तो seasonal unemployment का मतलब होता है जिसमें लोगों को कुछ टाइम ऑफ द मंथ में ईयर में जॉब नहीं मिल रही. और डिस्गाइज का मतलब ज्यादा लोग एंगेज्ड हैं जितने जरूरत है उससे. Disguised unemployment is mainly found in rural areas. Seasonal unemployment is found in urban areas. तो disguised unemployment हमारी mainly rural areas में find होती है और rural areas में mainly agriculture के अंदर. और seasonal unemployment हमारी mainly urban areas में found होती है. Disguised unemployment is mostly found in agriculture. Seasonal unemployment is mostly found in agro-based industries. तो disguised एम्प्लॉयमेंट हमारी एग्रीकल्चर के अंदर होती है और जो हमारी सीजन एम्प्लॉयमेंट होती है हमारी एग्रो बेस्ड, जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज है उसमें हमारी सीजन एम्प्लॉयमेंट अकर होती है. नेक्स्ट इज, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ये भी आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है. व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट ना मिलने के कौन कौन से डिसएडवांटेजेस है? द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर इंक्रीजिंग पॉवर्टी. The main causes of poverty is unemployment. People do not have money to support their family. This leads to situation of poverty.
तो फर्स्ट है कि हमारी पॉवर्टी बढ़ जाती है अगर हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो ऑब्वियसली हमारे पास पैसे नहीं होंगे अपनी फैमिली की विशेस को फुलफिल करने के लिए, और हमारी पॉवर्टी बढ़ती जाएगी। तो इससे हमारी पॉवर्टी होगी और हमारी जो फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे हम। तो फर्स्ट है कि पॉवर्टी हमारी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ह्यूमन कैपिटल इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। Unemployment leads to wastage of manpower resources. People who are addressed as economy turn into a liability. तो हमारी ऑब्वियसली वेस्टेज होती है, जिनके पास कैपेबिलिटी है काम करने के लिए वो काम नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली एक टाइप की एक वेस्टेज है, वो हमारी मैन पावर की, वो हमारी एक लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। जो हमारी एसेट थी हमारी इकोनॉमी, जो हमारे फ्यूचर था हमारी कंट्री का, वो एक लाइबिलिटी जो एक लोन की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारे लोग होते हैं जो स्किल्ड होते हैं, दिस क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ डिस्पेयर। उनके पास एक डिप्रेशन की फीलिंग आती है यूथ के अंदर कि वो किसी काम के लिए लायक ही नहीं है, इसलिए तभी उनको कोई कंपनी हायर नहीं कर रही है। इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ओवरलोड। तो इससे हमारी इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ जाता है हमारी कंट्री के अंदर। और डिपेंडेंस ऑफ जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो ऑब्वियसली एम्प्लॉयड लोगों के अंदर डिपेंडेंट होंगे, तो वो हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ये हमारे कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क का है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। For why is unemployment? What is the most common types of unemployment found in India? Unemployment का मतलब क्या होता है? तो unemployment is a situation when people who are willing to work at the prevailing wage are unable to find jobs. तो ऐसा टाइप की सिचुएशन जिसमें लोग काम करना चाहते हैं प्रिवेलिंग वेज रेट पे, बट उनको काम नहीं मिल रहा है। 3 टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है कि सीजनल, सीजन का मतलब जो सीजन ऑफ द ईयर में काम करेगी कुछ लोग, कुछ टाइम के अंदर जो लोग होंगे वो अनएम्प्लॉयमेंट होंगे, उसे हम कहेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। द सिचुएशन ऑफ सीजनल एम्प्लॉयमेंट इज एग्रीकल्चर के अंदर ये वाली एम्प्लॉयमेंट आती है जिसमें people are busy sowing, harvesting, weeding and threshing. However, there are certain months in which they do not get seasons. तो जब सीजन होगा तभी लोगों को एग्रीकल्चर के अंदर काम मिलेगा, और जब सीजन नहीं है तब उनको निकाल दिया जाएगा। तो ये हमारी सीजनल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। नेक्स्ट इज डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब जिसमें ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट उनसे ज्यादा, तो ये ऑब्वियसली हमारी एग्रीकल्चर के अंदर जाना चाहता है, और ये मेनली फैमिली मेंबर्स हमारी एंगेज होती है। नेक्स्ट इज ओपन। ओपन के अंदर जिसमें लोग काम करना चाहते हैं प्रिवेलिंग रेट में, बट उनको काम नहीं मिल रहा। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन इंडिया? अनएम्प्लॉयमेंट के हमारे मेन कॉजेज कौन से हैं? द फॉलोइंग आर द मेन कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। फर्स्ट रीजन है कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ये आपका 5 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क। हमारी जो पॉपुलेशन है वो ऑब्वियसली बढ़ रही है। The number of working population is also increased, thus increasing the pressure of population has increased the problem of unemployment. तो ऑब्वियसली हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जो हमारी अर्थ है उसका प्रेशर भी बढ़ रहा है, वो इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट और इतने लोगों को जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, तो इससे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। फर्स्ट इज फेलियर ऑफ प्लानिंग। एज मेनी जॉब्स द नंबर ऑफ जॉब सीकर्स, फॉल्टी प्लानिंग इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। जो हमारी प्लानिंग है वो सही से नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट थर्ड इज नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इतनी अटेंशन उनको प्रोवाइड नहीं की जा रही है जितनी की जानी चाहिए, उससे हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटन इंडस्ट्रीज है उनको नेग्लेक्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। मोस्ट लेबर इंटेंसिव हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री स्लो डाउन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो उससे हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम हो रही है और ग्रोथ रेट भी हमारा स्लो हो रहा है, उससे हमारी एम्प्लॉयमेंट हमारी बढ़ रही है। और एजुकेशन सिस्टम हमारा एजुकेशन पे फोकस करता है, ना कि हमारी जो स्किल्स है उन पे फोकस करता है, तो इससे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द वेरियस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। तो फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम था जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, वो था प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। तो हमारी फूड एम्प्लॉयमेंट भी था और हमारी वेज एम्प्लॉयमेंट भी था। फर्स्ट था प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये हमारा खादी वेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने लॉन्च किया था। इसका मेन एम था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज के अंदर जिनको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, बैंगलोर के अंदर और किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर, स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर। रूरल इनकम के अंदर था, और ये रूरल और अर्बन एरियाज को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता था, इंडस्ट्रीज के अंदर किसी जॉब दिलवाता था जिसको लोगों की जॉब चाहिए। नेक्स्ट इज स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, इसमें भी हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को और वेज एम्प्लॉयमेंट के अंदर जिसको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स के द्वारा।
थर्ड इज स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण योजना। तो स्वर्ण जयंती ग्रामीण योजना हमारी 1999 में लॉन्च हुई थी और इसका मेन मोटिव था कि हमें मैक्रो एंटरप्राइजेस को जो प्रमोट करना है, उससे जो पुअर फैमिलीज हैं उनको अब पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाना है, उससे उनकी सोशल ट्रेनिंग और कैपेसिटी देनी है, उनको थोड़ी सी स्किल्स डेवलप करनी है उनके अंदर, और उनको बैंक क्रेडिट और गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करनी है, जिससे उनकी पॉवर्टी वो होगी हमारी खत्म होगी। नेक्स्ट इज संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये हमारी सितंबर 2001 में लॉन्च हुई थी। तो इसका मेन मोटिव था कि हमें वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, सोशल और इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है रूरल एरियाज के अंदर, और 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम ये हमारा 2014 में लॉन्च हुआ था। 150 जो हमारे बैकवर्ड रीजन्स है ऑफ इंडिया के अंदर, उसके अंदर हमारी 100% स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, और इसका था कि फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करने हैं स्टेट्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका जिसको जरूरत है उसको फूड प्रोवाइड करना है। Population in India is increasing at fast rate as compared to employment situations. Given suggestions to rectify the situation. तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है बट उससे हमारी एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही है, इससे हमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस मांगे। तो हमारी कुछ थी कि हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकते हैं, हम अपनी एजुकेशनल रिफॉर्म्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम थोड़ी सी वोकेशनल ट्रेनिंग पे फोकस कर सकते हैं। तो इसका ये था इसका मीनिंग। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया? तो इनफॉर्मलाइजेशन के कॉजेज क्या है? तो हमारी फर्स्ट कॉजेज है कि हमारे जो क्लोजिंग डाउन हो गई थी कुछ इंडस्ट्रीज 1980 और 1990 के अंदर, उससे थोड़े से हमारे लॉसेज जनरेट हुए थे, उससे हमारा इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ गया था। 1980s में तब आया था जब हमारी टेक्सटाइल विंग्स थी जो हमारी क्लोज होने लगी थी अहमदाबाद के अंदर, और तब हमारी मुंबई के अंदर भी क्लोज हो गई थी। तो इससे हमारी ट्रेड यूनियंस फॉर्म हो गए थे, 18,000 परमानेंट वर्कर्स हमारी जॉब लॉस हो गई थी उनकी। नेक्स्ट इज लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर है जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है वो लॉस मेकिंग हो गया, तो थोड़े जो या तो अपनी एंटरप्राइजेस को क्लोज कर रहा है, या तो पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है उसके कारण उसको इनफॉर्मल सेक्टर हमारी उसकी डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रहा, इसलिए वो लॉस मेकिंग हो गया। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप आपको ये वाला वीडियो क्लियर हो गया होगा। और आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम पूरी की पूरी ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। ओके, बाय बाय। इस चैप्टर को रिवाइज करके आना, बहुत सिंपल चैप्टर था। मैंने आपको पहले हु इज अ वर्कर बताया, फिर आपको बताया वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होती है, इसका वर्कर्स का मीनिंग बताया, वुमेन के अंदर का कॉन्ट्रीब्यूशन था, वर्कर्स के टाइप्स बताए, एम्प्लॉयमेंट का रूरल एरियाज के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, इंडस्ट्रीज के अंदर का कॉन्ट्रीब्यूशन था रूरल एरियाज के अंदर, जॉबलेस ग्रोथ क्यों अकर होती है, कैजुअलाइजेशन का मीनिंग बताया, अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग बताया, अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने का एक तरीका बताया, ऑब्जेक्टिव क्या था नरेगा का वो बताया, वर्किंग पॉपुलेशन की स्टडी करना जरूरी क्यों है, वुमेन हमारे वो लो पेड के अंदर क्यों एंगेज होती है, हमारी इंडस्ट्रीज का कॉन्ट्रीब्यूशन बताया, हमारे एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन बताइए ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज के अंदर, वर्कर्स क्यों एक्सप्लॉइट होते हैं हमारे अनऑर्गेनाइज के अंदर, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग, देन आपको बताया कि डिस्गाइज और सीजनल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग है, हमारे डिसएडवांटेजेस क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, फिर हमने डिस्कस किया कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या और कौन कौन से हमारी टाइप्स अनएम्प्लॉयमेंट के, और कॉजेज कौन कौन से अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, हमारी कौन सी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ने लॉन्च किए थे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए। तो इसमें था आपका नरेगा, नेशनल स्वर्ण जयंती ग्रामीण योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, नेशनल फूड फॉर वर्क एम्प्लॉयमेंट, कैसे हम एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को कॉप अप कर सकते हैं, और हमारे फॉर्मलाइजेशन के कॉजेज क्या हैं। इसमें था आपका लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और हमारा क्लोजर डाउन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। तो इस चैप्टर को प्लीज रिवाइज करके आना, बहुत सिंपल चैप्टर है। और प्लीज कोई डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।